पिछले एपिसोड में हमने देखा एक लॉक रूम और एक लाश, एक ऐसी कहानी जो खत्म होते हुए भी एक खामोशी छोड़ गई। और आज वो खामोशी तोड़ने का वक्त है। किताब का अगला चैप्टर, द साइलेंट विटनेस। बस याद रखिए, यहाँ हर कहानी खामोशी से शुरू होती है। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं और उस कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी सांस की। मेरी स्टडी रूम की अंधेरी दीवारें जैसे खुद मुझे घूर रही थी। डेस्क पर वो पुरानी किताब खुली पड़ी थी, वही जिसे मैंने कसम खाई थी कि दोबारा कभी नहीं खोलूंगा। पर उस रात पता नहीं क्यों वो खुद ही मुझे बुलाने लगी। मैंने धीरे से कवर उठाया। दूसरे चैप्टर का नाम था द साइलेंट विटनेस। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे गहरी खामोशी को तोड़ देगी। मेरी उंगलियां पेज पलटने से पहले एक पल के लिए रुक जाती हैं। मेरी आंखों में एक ही सवाल था, इस दफा ये कहानी मुझे कहां ले जाएगी। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी ट्यूसडे था, वैसा दिन जो चुपचाप निकल जाता है। पेपर वर्क, आधी खाली चाय की कप्स और एक थकी हुई शहर की हल्की सी सांस। और फिर वो पार्सल आया, ना नाम ना रिटर्न एड्रेस, बस एक ब्राउन पेपर बॉक्स और उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर, सिर्फ एक टेप के साथ। जैसे ही मैंने उसको प्ले किया, मेरे सामने आया एक कन्फेशन। मेरा नाम अर्जुन है। जो एड्रेस मैं दे रहा हूं वहां एक लाश मिलेगी। मैंने उसे मारा है। मैं इंतजार कर रहा हूं। कुछ ही घंटों में ऑफिसर्स टेप में दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाते हैं। शहर के बाहर एक घना जंगल था। हवा गीली थी, मिट्टी और गीली लकड़ियों की खुशबू से भरी हुई। पहाड़ों जैसे पेड़ पास पास खड़े थे, जैसे चुपचाप गवाह बन गए हों। एक टूटी फूटी वुडन शेड के पास एक प्लास्टिक टाप के नीचे बॉडी मिली। एक औरत थी, उम्र करीब 30 के आखिरी दिनों में। न स्ट्रगल के निशान, सिर्फ सर पे एक घाव। फुटप्रिंट्स जा रहे थे और लौट रहे थे। मिट्टी अभी भी फ्रेश थी। एक सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा ट्री लाइन के पास मिला। बॉडी के पास कोई आईडी नहीं थी, लेकिन उसके गले में एक गोल्ड चेन थी जिसमें इनिशियल्स थे, SK। उसका नाम था स्नेहा कपूर, एक फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन विशाल कपूर की वाइफ। पहली नजर में तो वो शांत लग रही थी, एक क्राइम सीन के लिए कुछ ज्यादा ही शांत। फिर फॉरेंसिक्स टीम ने अपना काम शुरू किया। विक्टिम के कोट पर मिला एक मेल हेयर का स्ट्रैंड। उसके हाथ के पास एक छोटा सा सफेद कॉटन का टुकड़ा था। फोन भी मिसिंग था और पर्स अनटच्ड। स्टेशन में वापस जाके क्रॉस रेफरेंसिंग शुरू हुई। पुलिस पार्सल के ओरिजिन का ट्रेस करती है। टेप पुरानी थी, एक ऐसे डिवाइस से रिकॉर्ड हुई थी जो आजकल यूज नहीं होता। एनालॉग, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं। लेकिन बॉक्स पर लिखी गई हैंडराइटिंग मैच करती है एक रजिस्टर्ड ड्राइवर से, अर्जुन मेहरा। पुलिस उसे भी ले आती है। सब कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहा था, कुछ ज्यादा ही स्मूथ, जैसे किसी ने हर स्टेप पहले से ही प्लान करके छोड़ा हो। लेकिन हमने फॉलो किया। कांस्टेबल्स तैयारी कर रहे थे इंटेरोगेशन की। अर्जुन चुपचाप बैठा था, पतला, थका हुआ, लेकिन शांत। वो किसी किलर की तरह नहीं लग रहा था, वो एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने
जीना छोड़ दिया हो। कन्फेशंस हमारा काम आसान बना देते हैं, लेकिन कभी कभी ये आसानी मुझे बेचैन कर देती है। इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए और उनको मैच करना शुरू किया। अर्जुन की आवाज कैसेट पर उसके वॉइस प्रिंट से परफेक्टली मैच करती है। टेप भी अनएडिटेड थी। टाइम स्टैम्प कंफर्म करता है कि ये कन्फेशन लाश मिलने से पहले रिकॉर्ड की गई थी। अर्जुन के नाखून के नीचे स्नेहा का खून मिला। सीन से मिला हुआ फटा कॉटन का कपड़ा अर्जुन की शर्ट की स्लीव से मैच करता है। स्नेहा के कोट पर जो हेयर स्ट्रैंड मिला वो भी अर्जुन के डीएनए से 96% मैच करता है। अर्जुन ने पुलिस से कहा, मैंने फोन तोड़ दिया था ताकि कोई ट्रेस ना करे। उस जगह से 200 मीटर दूर एक ट्रैश कैन में फोन के टूटे हुए टुकड़े मिले, बिल्कुल वहीं जहां पर अर्जुन ने कहा। हाईवे एग्जिट पर सीसीटीवी फुटेज ने अर्जुन की कार को मर्डर की रात फॉरेस्ट ट्रेल में एंटर करते हुए देखा। मर्डर के पहले और बाद के 3 घंटे तक कोई और गाड़ी वहां नहीं दिखी। अर्जुन कपूर स्नेहा कपूर का ड्राइवर था। रूमर्स थे कि स्नेहा के उसके साथ छोटा मोटा रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था। मिस्टर कपूर को पता चलने के बाद उसे निकाल दिया गया था। नौकरी चली गई, घर नहीं था। वो अपनी गूंगी बेटी को अकेले पाल रहा था और स्नेहा ने एलिजेटली उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया था। सब कुछ मैच हो रहा था। विटनेस स्टेटमेंट, फिजिकल एविडेंस और मोटिव। ये केस एक टेक्स्ट बुक जैसा था, शायद कुछ ज्यादा ही सिंपल। पुलिस केस क्लोज करने की तैयारी में थी। एक मर्डर कन्फेशन, हर बात को सपोर्ट करते हुए सबूत, एक साइकोलॉजिकल सेंस बनाता हुआ मोटिव। लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सी खामोशी भरने लगी थी, जैसे किसी ने रूम में अचानक से सांस लेना बंद कर दिया हो। अर्जुन चुपचाप बैठा था, ना डिफेंसिव ना डरा हुआ, बस शांत। मैंने उसे गिलास के पीछे से देखा और फिर मैं रूम में आया। अर्जुन के चेहरे पर रिग्रेट नहीं था, सिर्फ थकान थी। वो थकान जो भागने से नहीं, हार मान लेने से आती है। मैंने उससे पूछा, अर्जुन, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने उसे मारा, क्योंकि तुम ये मान चुके हो। पर ये बताओ, वो जंगल क्यों, वही जगह क्यों चुनी? अर्जुन कहता है, स्नेहा को वहां जाना पसंद था। कहती थी, पेड़ों के बीच में आजादी मिलती है। ये डिटेल तो कन्फेशन में नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता कि स्नेहा को वुड्स पसंद थे? और वो स्कार्फ, उसी से क्यों गला घोटा? अर्जुन ने कहा, उसने वही पहना था जब मैं उसे लास्ट मिला था। लगा कि पर्सनल है। मैंने कहा, ज्यादा क्रूल नहीं था? तो अर्जुन ने कहा, उसने मुझे मदद के बजाय खामोशी दे दी थी। मैंने बस वही खामोशी उसे वापस कर दी। वो लाइन गहरी थी, जैसे कोई शायर कह रहा हो। पर कातिल मेटाफोर्स में बातें नहीं बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। तो मैंने कहा, तुमने कहा उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन कैसे? अर्जुन बोला, मैंने उससे मदद मांगी थी अपनी बेटी के लिए। एक स्कूल, एक थेरेपिस्ट। उसने कहा कि वो सोचेगी, पर फिर कुछ नहीं। तब मैंने देखा कि अर्जुन अपने नाखून खा रहा था और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। गिल्ट था या डर? तो मैंने उससे पूछा, कैसे ले गए तुम उसे वहां?
क्या वो अपनी मर्जी से आई थी? तो अर्जुन ने बताया, हम बात करने वाले थे। उसने कहा कि मिलते हैं। उसने सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूंगा। मैंने उससे पूछा, क्या ये सब तुमने प्लान किया था? तो अर्जुन ने कहा, नहीं। पर जब उसने मुझे उस नजर से देखा जैसे कि मैं एक बोझ हूं, तो मैं टूट गया। मैं उसे घूरता रहा। टाइमिंग, कामनेस, हर डिटेल, सब कुछ सही था, कुछ ज्यादा ही सही। फिर मैंने उससे पूछा, फोन का क्या हुआ जो उसके पास था? अर्जुन ने बोला कि मैंने उसे ले लिया। वो किसी को कॉल कर रही थी और मैं घबरा गया, तो मैंने उसे तोड़ के एक डस्टबिन में डाल दिया ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए। तुम या तो सबसे ईमानदार कातिल हो जिससे मैं मिला हूं, या सबसे ज्यादा तैयार झूठे। अर्जुन चुप रहा। फिर धीरे से देखा, आंखें लाल थी, और बोला, मेरी बेटी तो ठीक रहेगी ना? उस वक्त मेरे अंदर कुछ बदला। उसने कातिल की तरह नहीं देखा था। मैंने कातिल देखे थे, रेपिस्ट, फ्रॉडस्टर्स। वो लोग या तो भीख मांगते हैं, या सफाई देते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं। पर अर्जुन ने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में पूछा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। सबूत नहीं था, पर मैंने सीखा है, जब कोई केस इतना सीधा लगे तो यूजुअली कोई बड़ी चीज छुपी होती है किसी छोटी सी डिटेल में। लेकिन मैंने सोचा कि कन्फेशन तो रिहर्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीफ, वो तो असली होता है। अगली सुबह मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। केस फाइल मेरे सामने खुली थी, जैसे कि एक जिक्सॉ पजल हो जिसमें सारे टुकड़े फिट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर की आवाज कह रही थी कि कुछ तो मिसिंग है। पिक्चर कंप्लीट थी, पर असली नहीं लग रही थी। फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट भी अर्जुन की कहानी के साथ मैच कर रही थी। स्कार्फ पर उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके नाखून के नीचे स्नेहा की स्किन, उसका टूटा हुआ फोन क्राइम सीन के पास मिला, और उस पर अर्जुन का ब्लड था। टाइमलाइन भी बिल्कुल परफेक्ट मैच थी, और मोटिव भी लॉजिकल। लेकिन फिर भी सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी ने एक खूबसूरत पेंटिंग दे दी हो और असली कैनवास उसके नीचे छुपा दिया हो। मैंने ड्रॉअर को खोला और वो छोटा सा ब्लैक टेप रिकॉर्डर निकाला, वही जो बिना किसी नाम के आया था। मैंने उसे फिर से प्ले किया, 5वीं बार। ओल्ड ट्रेल के पास जाओ, रानी खेत के जंगल में, औरत लाल पाइन के नीचे मिली है, चेहरा सुबह के सूरज की तरह। आवाज में पैनिक नहीं था, वो बिल्कुल शांत थी, क्लियर और डेलिबरेट, जैसे कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कहानी सुना रहा हो। मैं सोचने लगा, अगर अर्जुन ने उसे मारा तो बॉडी को प्रॉपरली डिस्पोज क्यों नहीं किया? पुलिस को वहां क्यों डायरेक्ट ले गया? जो कातिल विक्टिम का फोन तोड़ सकता है, वो बॉडी को इतना पोएटिकली क्यों प्लेस करेगा? मैंने रिपोर्ट उठाई और कुछ लाइंस को सर्कल करना शुरू किया। क्लू 1, द टेप रिकॉर्डर। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई स्मज नहीं, कोई ब्रांड लेबल भी नहीं था। एकदम क्लीन डिवाइस, इतना क्लीन कि शक हो। क्लू 2 था आवाज, पोएटिक फ्रेजेस का यूज, जैसे फेस टर्न टू मॉर्निंग सन। अर्जुन कोई पोएट नहीं था, इंटेरोगेशन में भी उसकी बातें अधूरी थी। और तीसरा क्लू, वो अनोनिमस पैकेज, डिलीवरी का कोई कैमरा फुटेज नहीं, बस एक प्लेन ब्राउन एनवेलप बिना किसी फिंगरप्रिंट के। मैंने नोटबुक में लिखा कि क्या अर्जुन सच में अपनी मर्जी से कन्फेस कर रहा है, या उसे ये फील कराया गया है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसी दिन मैं अपनी टीम के साथ
एविडेंस लैब में था। टेक्नीशियन ने कहा, हमने टेप रिकॉर्डर पर हर टेस्ट चला दिया है, ना फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए, जैसे कोई हवा से आया हो। मैंने पूछा, वॉइस का क्या, मैच मिला? तो टेक्नीशियन बोला कि वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये आवाज़ अर्जुन की नहीं लगती। मैं धीरे से मुस्कुराते हुए बोला कि मैं यही सुनना चाहता था। बाहर आसमान में बादल घिरने लगे थे, एक स्टॉर्म आ रहा था। सिर्फ मौसम में नहीं, केस में भी। कभी कभी कन्फेशंस सिर्फ एक मास्क होता है और असली कातिल पर्दे के पीछे से देख रहा होता है, अपने लिखे हुए ड्रामा पर तालियां बजाते हुए। जब शब्दों की कमी हो तो आंखें बोलती हैं, और कभी कभी खामोशी गिल्ट से भी ज्यादा जोर से चीखती है। मैं बिना बताए पहुंचा कम्युनिटी फॉस्टर शेल्टर, जहां अर्जुन की बेटी मीरा को टेम्परेरी रखा गया था उसकी गिरफ्तारी के बाद। वो सिर्फ 9 साल की थी, पैदाइशी गूंगी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही मैं उसके कमरे में आया, वो आधी क्यूरियस थी और आधी डरी हुई। उसके हाथ में एक पेंट ब्रश था और उंगलियां लाल, नीले और पीले रंग से रंगी हुई थी। उसके बेड के पास की दीवार पर 5 कैनवास शीट्स प्रिंट थी, बटरफ्लाइज की तरह, जैसे किसी कलेक्टर ने संभाल के रखी हो। ये नॉर्मल बच्चों की पेंटिंग्स नहीं थी, ये हॉन्टेड थी। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मेरे सामने था कम्युनिकेशन का। वो बोल नहीं सकती थी, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, और आसपास कोई ट्रांसलेटर भी नहीं था। तो मैं फ्लोर पे उसी के पास बैठ गया, आहिस्ता, बिना कोई सवाल किए, सिर्फ खामोशी। मीरा ने मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए वो हेजिटेंट रही, फिर उसने मुझे एक पेंट ब्रश दे दिया। ये उसका जवाब था। अगले 2 घंटों तक मैं बस ऑब्जर्व करता रहा। मीरा धीरे धीरे पेंट करती थी, एक अजीब से कंसंट्रेशन के साथ, ना रुकना ना सोचना। और छठी कैनवस पर एक नई इमेज सामने आई। एक औरत लाल ड्रेस में, एक आदमी एक केन के साथ उसके पीछे जंगल में खड़ा हुआ था, एक और आदमी जो जमीन पर बैठा हुआ हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था, और सबसे ऊपर एक घर जिसमें कोई विंडोज नहीं थी। जो आदमी उसके पीछे है वो अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन के पास तो कोई केन नहीं थी। मैंने विटनेस लॉग दोबारा से चेक किए। बिंगो। विक्टिम का पति राजीव एक पुरानी लेग इंजरी के कारण हमेशा केन यूज करता था, लेकिन इस बात ने और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अगर विक्टिम का हस्बैंड ही किलर था तो अर्जुन ने क्यों कन्फेशन दिया? क्या वो किसी को बचा रहा था, या फिर किसी ने उसे मैनिपुलेट किया, या उसके साथ कोई साजिश हुई है? मैंने शेल्टर कोऑर्डिनेटर से पूछा, क्या मैं मीरा की पेंटिंग्स की फोटो ले सकता हूं? और परमिशन मिल गई। मैंने हर पेंटिंग का केयरफुली फोटो लिया, जूम करके सिंबल्स, चेहरे और शेडोज का। और दूसरी कैनवास में मैंने कुछ डरावना देखा। एक लाल स्कार्फ जो नूस की तरह एक औरत के गले में बंधा हुआ था, लेकिन जो हाथ उसे पकड़े हुए थे वो ग्लव्स पहने हुए थे। अर्जुन ने उस रात कोई ग्लव्स नहीं पहने थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तो क्लियरली लिखा था कि उसके फिंगरप्रिंट्स स्कार्फ पे थे, या फिर वो फिंगरप्रिंट्स बाद में लगाए गए थे। मेरी स्पाइन में एक ठंडा सा झटका लगा। मैंने आहिस्ता से मीरा का हाथ टैप किया और मैंने कहा कि तुम एक साइलेंट विटनेस हो, लेकिन तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं खड़ा हो गया, मेरी नजर दीवार पे टिक गई। अब वापस क्राइम सीन पे जाना था, लेकिन इस बार एक फाइल पढ़ने वाले रीडर के रूप में नहीं, एक शिकारी के रूप में जो अपने शिकार की तलाश में निकल चुका है। मेरी आंखों में एक नई उम्मीद आ गई थी। अब मैं हर कनेक्शन को दोबारा थ्रेड की तरह बुनता गया।
विक्टिम, उसका पति राजीव, विटनेसेस और अर्जुन। लेकिन इस बार कोई फॉर्मल इंटरव्यूज नहीं, कोई रिहर्स जवाब भी नहीं चाहिए थे, सिर्फ रॉ सच। मेरी पहली विटनेस थी पड़ोसन मिसेस पिएरा, रिटायर्ड स्कूल टीचर, स्वीट, थोड़ा गॉसिपिंग नेचर की, हर चीज़ पर नज़र रखती थी। मैंने पोलाइटली स्माइल के साथ पूछा, वो रात जब मर्डर हुआ कुछ अजीब सुना या देखा था आपने? वो बोली, वो साहब, इतनी आवाज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, उस रात एक झगड़ा सुनाई दिया था, लाउड था, लेकिन पति और नौकर के बीच का नहीं था, ये कुछ और था, ज़्यादा पर्सनल। कितने बजे? लगभग 7:30। हाँ, पर सबसे अजीब बात थी, 8:15 को तो राजीव घर से निकल गया था, एक बैग के साथ। बहुत टेंस लग रहा था। मैंने हाथ हिलाया, लेकिन उसने देखा तक नहीं। मैंने नोट बनाया, टाइमलाइन मिसमैच। राजीव ने कहा था कि वो घर से पुलिस आने के बाद निकला था। मेरी दूसरी विटनेस थी विक्टिम की दोस्त नैना, एक कॉर्पोरेट लॉयर, शार्प बट कंपोज्ड। मैं उसके ऑफिस में उससे मिलने गया। 10 मिनट के लिए वो एग्री भी कर गई। मैंने पूछा, सुनीता आपकी क्लोज फ्रेंड थी? हाँ, कॉलेज से, बहुत अच्छी दोस्त थी। और अर्जुन के बारे में कभी कुछ कहा उसने? वो सिर्फ हाउस हेल्प था, उस पर दया आती थी, इसलिए घर के कंपाउंड में रहने दिया था सुनीता ने। और राजीव कैसे थे? नैना थोड़ा सा रुकी और फिर बोली, वो सुनीता कभी डायरेक्टली नहीं बोलती थी, लेकिन कभी कभी डर जाती थी। एक बार तो उसने मुझे अपने रिस्ट पर एक ब्रूज दिखाया, बोला कि गिर गई हूं, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या वो राजीव से अलग होना चाहती थी? एक बार कहा था, अगर कुछ हुआ ना मुझे तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा। मेरा दिमाग उस लाइन पर अटक गया, जैसे किसी ने एक छोटी सी कील दिमाग में घुसा दी हो। फिर वहां से मैं गया अपने तीसरे विटनेस के पास, सिक्योरिटी गार्ड रामू। बुझती आंखें, लेकिन मेमोरी स्टील जैसी। मैंने रामू से पूछा, रामू, 8 बजे के आसपास किसी को घर से निकलते हुए देखा था क्या? रामू बोला, हाँ साहब, राजीव साहब निकले थे अपनी कार में, गेट मैंने ही खोला था। मुझसे बोला, अगर कोई पूछे तो कहना कि भाई के घर गए हैं। और क्या वो वापस आए थे? हाँ, 10 बजे के बाद, और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। एक और झूठ, राजीव ने कहा था कि वो घर पे ही था। फिर मैं वहां से सीधे राजीव के पास गया। अभी तक ये इंटेरोगेशन नहीं था, सिर्फ एक कन्वर्सेशन थी, ऑफिस में चाय के साथ। मैंने राजीव से बोला, राजीव, दोबारा मिलने के लिए शुक्रिया। राजीव बोला, ऑफ कोर्स डिटेक्टिव, लेकिन मैंने तो सुना था कि केस क्लोज हो चुका है। मैंने जवाब दिया, समटाइम्स चीज़ें ज़्यादा ही परफेक्ट लगती हैं और मुझे क्लैरिटी पसंद है। राजीव बोला, क्लैरिटी? कन्फेशन तो हो चुका है ना? मैं थोड़ा मुस्कुराया और बोला, कन्फेशन कभी कभी गिल्ट से नहीं, किसी और वजह से भी होते हैं। राजीव की बॉडी लैंग्वेज बदली। वो बोला, ये पोएटिक लगता है। फिर मैंने कहा, नैना कह रही थी सुनीता के हाथ पे चोट भी थी और डर भी लगता था उसे। तो राजीव बोला, शी वॉज पैरानॉइड। तो मैंने कहा, मिसेस पेरेरा कहती हैं कि आप 8:15 में घर से निकले थे, पुलिस से पहले। ये सुनते ही राजीव का लहजा सख्त हो गया और बोला, आर यू अक्यूजिंग मी डिटेक्टिव? मैंने बैक रेस्ट पर सर टिका दिया और धीरे से बोला, अभी तक तो नहीं, बस पीसेस देख रहा हूँ, कैसे मूव करते हैं। राजीव ने बोला, गुड लक विथ योर गेम डिटेक्टिव। मैं वहाँ से उठ के निकलने लगा तो मेरी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें राजीव, सुनीता और मीरा भी थी, सब मुस्कुराते हुए, लेकिन कुछ तो ऑफ था। मीरा ने सुनीता के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था और उसकी बॉडी थोड़ी सी राजीव से दूर झुकी हुई थी। फोटो में भी खामोशी चीख रही थी।
मैं अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। सीलिंग फैन की हल्की सी आवाज़ बस ऊपर से आ रही थी और मेरे सामने पड़ी थी मीरा की वो ड्राइंग्स, ऐसे जैसे कोई पजल हो जो अभी तक जोड़ा ना गया हो। हर ड्राइंग अजीब, सिंबॉलिक और किसी अनसुनी सच्चाई से भरी हुई। मैंने एक गहरी सांस ली और पहला ड्राइंग उठाया। पहली ड्राइंग का नाम था द रेड डोर। एक घर, एक बड़ा रेड डोर, पर उसके पीछे सिर्फ आंखें, देखती हुई, रोती हुई, कोई इंसान की नहीं, ना माँ ना पापा, बस एक नज़र देखने वाली। मैंने सोचा, क्या ये घर कभी सेफ नहीं था? ड्राइंग 2 का नाम था द मैन विथ नो माउथ। एक लंबा आदमी, एक कोट पहना हुआ, लेकिन जहां उसका मुंह होना चाहिए था वहां पर कुछ नहीं था, बस खाली स्किन। और उसके पीछे एक बच्ची, मीरा, ऊपर देख रही थी डर के साथ। मैंने सोचा, किसी को चुप कर दिया गया और किसी को बोलना था पर बोल नहीं पाया। क्या ये उसका पापा अर्जुन था, या क्या मीरा राजीव को ऐसे देखती थी? ड्राइंग नंबर 3, द क्रैक्ड क्लॉक। एक वॉल क्लॉक बीच से टूट गया। एक तरफ टाइम 7:30 दिखा रहा था और दूसरी तरफ 8:15। नीचे एक छोटा सा फिगर पड़ा हुआ था, एक रेड क्रेयॉन के खून के पूल में। मैंने अचानक से उस ड्राइंग में कुछ नोटिस किया। 7:30 झगड़ा, 8:30 राजीव निकल गया था और इन दोनों के बीच में सुनीता मरी थी। क्या ये बच्ची सब कुछ जानती थी और उसने सब कुछ अपनी आर्ट में छुपा दिया था? मैं वापस मीरा के पास गया। ऑर्फनेज शांत था। मीरा फ्लोर पर बैठी थी, छोटी छोटी पेपर बोट्स फोल्ड करते हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा काम था। मैं उसके पास बैठ गया। इस बार भी कोई सवाल नहीं, बस उसकी प्रेजेंस। फिर मैंने उसकी ड्राइंग्स निकाल के बोला कि ये बहुत खूबसूरत है। मीरा ने ऊपर देखा, बट वो थोड़ी अनश्योर थी। मैंने कहा कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ मीरा? अगर ठीक लगे तो सिर्फ हाँ में सर हिला देना। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, फिर धीरे से सर हिला दिया। मैंने जब पेंटिंग में बनी उस क्रैक्ड क्लॉक की तरफ पॉइंट किया और पूछा, क्या सब कुछ तभी हुआ था? तो उसने ड्राइंग्स देखी और फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने मैन विथ नो माउथ की तरफ पॉइंट किया। ये कौन है? मीरा रुक गई। फिर एक क्रेयॉन उठाया और उसके बगल में एक आदमी ड्रॉ किया, लेकिन इस बार उसका मुंह था, एक चीक और उसके हाथ में एक बेल्ट। मैं एकदम से चौंक गया। डर उस चुप आदमी से नहीं था, डर उससे था जो चीखता था। मैंने पूछा, ये तुम्हारे पापा थे? मीरा ने सर हिलाकर ना बोला, पर उसके लोअर लिप्स कांप गए। फिर उसने एक छोटी सी चीज ड्रॉ करी, एक छोटा सा फूल सुनीता के हाथ में, मरा हुआ। उसने सब देखा है ना? मैंने केयर टेकर से पूछा। तो केयर टेकर बोला, सर हमें नहीं पता उसने क्या देखा है, तब से वो वैसे भी कुछ नहीं बोलती है। मैंने सोचा, शब्दों से नहीं, लेकिन उसका पेपर चीख रहा है। अब मैं हेडक्वार्टर वापस चला गया, किसी कन्फेशन के साथ नहीं और ना ही किसी फॉरेंसिक एविडेंस के साथ, पर एक साइलेंट टेस्टिमनी के साथ जो थी बिल्कुल रॉ, प्योर और ब्रूटल। अब बाकी था सिर्फ एक पीस, राजीव को उसके झूठ में पकड़ना अपनी आंखों के सामने। राजीव को उसके ऑफिस से पुलिस स्टेशन लाया गया। 7:45 में उसका इंटेरोगेशन शुरू हुआ। राजीव टेबल के उस पार बिल्कुल शांत बैठा था, बिल्कुल कंपोज्ड, जैसे किसी ऑफिस मीटिंग में बैठा हो। उसकी शर्ट बिल्कुल परफेक्टली आयरन थी और हल्का सा परफ्यूम महक रहा था। वह एक मर्डर सस्पेक्ट नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन लग रहा था। मैं चुपचाप अंदर आया, एक मोटा सा फाइल अपनी हाथ में लेकर, वही फाइल जिसमें सारे जवाब थे। मैंने फाइल को टेबल पे रखा और बिना कुछ बोले ही बैठ गया। मैंने राजीव से कहा कि तुमने पुलिस को बताया था कि जिस दिन तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ था
उस दिन तुम पुणे में थे और शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे लौटे थे। राजीव बोला, बिल्कुल सही। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारे फ्लाइट रिकॉर्ड्स, होटल चेकिंग, टाइम स्टैम्प्स सब मैच करते हैं। तो राजीव थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोला, मैंने कहा था ना, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये भी कहा था कि अर्जुन ने मर्डर कन्फेस किया है। राजीव बोला, हाँ किया है ना, टेप पर। मैंने फाइल खोली और एक एक करके ड्राइंग्स टेबल पर रखता गया। राजीव थोड़ा सा परेशान हो गया और बोला, ये क्या है? मैंने उससे कहा, आर्ट, मीरा ने बनाया है। राजीव ने बात को शक करते हुए बोला, वो एक बच्ची है, शायद ट्रॉमेटाइज्ड है। मैंने आगे झुककर उससे कहा, एग्जैक्टली। और फिर भी उसने मर्डर का एग्जैक्ट टाइमलाइन कैप्चर किया है, आर्ग्यूमेंट का वक्त, डेथ का वक्त और तुम्हारा बेल्ट। राजीव थोड़ा सा टेंस हो जाता है। तब मैंने उससे बोला कि तुम टैन लेदर बेल्ट पहनते हो ना। राजीव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो क्या हुआ, बहुत सारे आदमी पहनते हैं बेल्ट। मैंने फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट निकाली और उससे बोला, लेदर फाइबर, टैन कलर का, तुम्हारी बीवी के नेल्स के नीचे से मिला है, जो अर्जुन के कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, लेकिन तुमसे। मैंने एक फोटो को राजीव की तरफ सरका दिया। राजीव एक कॉन्फ्रेंस में था, टैन बेल्ट, लेदर फाइबर, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा थ्रेड विक्टिम के हाथ में मिला था। राजीव अब थोड़ा डिफेंसिव होकर बोला, देखो डिटेक्टिव, ये कुछ भी प्रूव नहीं करता है। शायद पहले किसी आर्ग्यूमेंट में पकड़ा होगा उसने मुझे, तब आ गया होगा फाइबर उसके हाथ में। मैंने थोड़ा काम तरीके से उससे बोला, उसने तुम्हें स्क्रैच नहीं किया राजीव, उसने तुमसे फाइट की। और एक लंबे पॉज के बाद मैंने उससे फिर कहा, उसने तुम्हें रोकने की कोशिश करी थी राजीव। राजीव थोड़ा और टेंस हो गया, उसका कंट्रोल टूट रहा था। आंखों में डर नहीं, कैलकुलेशन था। और अचानक से धीरे से लेकिन गुस्से में बोला, वो मुझे छोड़ रही थी। मैं चुप रहा, मैंने बस ऑब्जर्व किया। राजीव फिर बोला, उसके साथ, उस नौकर के साथ। उसने नौकर शब्द बिल्कुल डिस्गस्ट में बोला। राजीव ने फिर कंटिन्यू किया, तुम्हें पता है एक आदमी के लिए क्या होता है ये? मैंने सब कुछ दिया उसे और उसने उसे चुना। मैं फिर भी चुप था, सिर्फ सुन रहा था। मैं चाहता था कि राजीव सब कुछ खुद ही बोल दे। राजीव फिर बोला, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, मेरा नाम, मेरी इज्जत सब छीनने वाली थी। मैं वापस आया था चुपचाप, सिर्फ बात करने, लेकिन वो चिल्लाने लगी, पुलिस को लगाने लगी। मेरा इंटेंशन नहीं था, बट वो गिर गई। फिर मैंने उससे कहा, तुमने उसे गुस्से में नहीं मारा है राजीव, तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। फिर राजीव धीरे से बोला, वो मेरी थी। अर्जुन को अगले दिन छोड़ दिया गया। वो कन्फेशन टेप तो असली था, लेकिन वो जबरदस्ती बनवाया गया था। राजीव ने अर्जुन को धमकाया था झूठ बोलने के लिए, कन्फेस करो वरना मैं मीरा को ले जाऊंगा, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। और अर्जुन ने अपनी सारी खामोशी के बावजूद कुर्बानी चुनी। उसने अपने लिए नहीं, मीरा के लिए झूठ बोला। अब जब मीरा सेफ थी तो उसने दोबारा बोलना शुरू किया, शब्दों में नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन वो एक बार हंसी जब उसने धूप देखी, और मेरे लिए इतना ही काफी था।